नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और हम मौजूद हैं इस समय दिल्ली सीपी में। जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध जारी था, अचानक से सीज फायर कर दिया गया है। तो इसी बात को लेकर के हम तमाम जनता से भी जानकारी लेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, सरकार ने ये सही लिया है निर्णय या फिर ये निर्णय गलत है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। तो यादव जी, जो ये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है सीज फायर का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? सही सीज फायर वाला तो मामला रुक गया। यह युद्ध नहीं था, सीज फायर भी नहीं था, या एक ऑपरेशन था सिंदूर जी। तो एक ऑपरेशन मतलब उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि हमें कहाँ आतंकवादी मारना है, हमें क्या करना है, न कि वो युद्ध का रूप होता है। जब युद्ध का रूप होता है तो चाहे उनका एयरपोर्ट नष्ट हो, चाहे अस्पताल नष्ट हो, चाहे उनका संस्थान कोई नष्ट हो, ना नष्ट करना होता है। ये तो केवल जो है एक ऑपरेशन था। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो उनके 9 जगहों पे हिंदुस्तान के द्वारा जो है वार किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। वो तो ठीक, यह स्थिति नहीं आती भाई, यह स्थिति ही नहीं आती। मेरा सवाल यह है, आतंकी कैसे घुसा है लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, अगर उत्तर हम दे देते ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। क्या लगता है आपको, सरकार का निर्णय गलत है? सरकार के निर्णय की बात नहीं है, सरकार के निर्णय की बात नहीं है, लेकिन आतंकवादी कैसे घुटे? जिस दिन ये घटना होती है 22 अप्रैल को, तो किस जनमानस का खून नहीं खौला? कौन नहीं आंदोलित हो गया? किसका खून नहीं खौला है? पढ़ सुन करके अखबारों में अपनों की गर्दन कटवा दी है कश्मीर के गलियारों में। तो क्या लगता है आपको, ये जो अगर कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के कारण ही सिक्योरिटी लॉस हुई है, तभी जाकर के बाहर से लोग आ गए हैं, तो इसमें ये तो आपको लगता है कि कहीं लोकल का हाथ होता है? बिना लोकल के सपोर्ट के ये संभव है? बिल्कुल नहीं ना। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का, अगर उत्तर हम देते थे ऐसे भूचालों का। अब आप बताइए, लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से, लगता है कुछ चूक हुई अपने ही पहरेदारों से। अब मौका आ गए है, गोली से चटका दो इन गद्दारों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को मैं यही कहूंगा, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। अब सेना को बिल्कुल मत रोकना कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी, या इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में इनके सिर सौंपे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पे भारत ने सीज फायर किया है, तो ये कहां तक सही? अमेरिका के कहने पर नहीं, युद्ध की विभीषिका जो है बड़े पैमाने पर दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ये जो है ऑपरेशन बदल करके बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध होता है। ये अमेरिका आकर के इंटरफियर किया। हम तो ये कहते हैं, ये अमेरिका का जो इंटरफेयर है इसमें, ये सही है या गलत? सुनिए, ये गलत है। अगर हमारे आन मान शान पर, भारतीयों के आन मान शान पर ना कुछ बात आए तो भारतीय जिंदा है, जिंदा रहना जरूरी है। वसूलों पे आ चाहे तो टकराना बहुत जरूरी है। हर बार भारतवासी तिरंगे के शान मान के लिए, अपने आप को मरने मिटने के लिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब देश की गर्मियों पर ठेस पहुंचती है तो एकजुट हो जाता है। पूर्व चाहे सैनिक हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मुंह तो जवाब देने के लिए भारत देश हमेशा सक्षम है। पाकिस्तान जैसे गीदड़ धमकियों में, गीदड़ हमलों में, छुटपुट हमलों में, आतंकवादी गतिविधियों से हमारा देश अगर डर गया, हमारे देशवासी अगर डर गए, तो हम कायरता के बीज जो 70 सालों से बोते चले आ रहे हैं वो उपज करके एक बट वृक्ष का रूप ले लेगा। तो इसमें डरा कहाँ है देश? डरा कहाँ है देश ने? तो मतलब घर में घुस के मारा है, आप देख ही रहे हैं, तबाह कर दिया है। तो कहीं इसमें कहीं ना कहीं और भी जो कंट्रियां होती हैं तो उनकी भी बात इंटरनेशनल स्तर पे मानी जाती है। घर कहीं भी दो देशों में युद्ध होता है तो नहीं, देखिए, घर में घुस करके मारने की भारत की गरिमा और प्रतिष्ठा ये बहुत पुरानी है। अगर तुम ईंट का जवाब दोगे तो हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हम मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार। हमारे देश की आन मान सुरक्षा जो है वो बहुत मजबूत है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र का मामला हो, आयुष क्षेत्र का मामला हो, या सेनाओं का मनोबल का मामला है। मैं तो सबको जो है
हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतनी विभीषिका को धैर्य कौशल बनाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी ज्यादा का विशेष हानि माल का नुकसान हुआ है। कभी किसी युद्ध से किसी देश की जो है विकास नहीं होता, बल्कि विकास रुक जाता है। तो आपको क्या लगता है करना क्या चाहिए था, इस जगह पे क्या होना चाहिए था? देखिए, किसी भारतवासी की आत्मा जो है अभी ठंडी नहीं हुई, इस पर करना ये चाहिए, तो घुस करके लाहौर कराची में झंडा गाड़ देना चाहिए था। आतंकवादी हाथ जोड़े जोड़े घुटने के बल पर आते, कहते अब मुझे माफ करो, हम ऐसी गतिविधि दोबारा नहीं करेंगे। इस तरह की जवाब देने की जरूरत थी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसे अगर समझौते के तहत सीज फायर ये जब हुआ, तो ये आपको क्या लगता है कि वो अपने बात पे अमल करेगा या फिर अटल रहेगा? वो तो पीठ पीछे फिर वार करता है पाकिस्तान। भाई साहब, कुत्ते वाली पूछ है, कभी ये सीधी होगी नहीं। क्या मोदी जी इस बात को आप जानते नहीं? अपना रिफाय, अपना राफेल और मिसाइल इनकी तरफ आप हमेशा तान कर रखते क्यों नहीं? हमारा राफेल, हमारी मिसाइल इनकी तरफ हमेशा तनी होनी चाहिए। आपका क्या कहना था कि पाकिस्तान को एकदम से साफ कर देना चाहिए था अभी? अगर पौरुष महाक्ति शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं के भारतवासियों को तौलेगा कौन? चरण चुम्बन की भाषा अगर हम बोले या हमारे भारत देश का नागरिक बोले तो आग की भाषा और युद्ध की भाषा फिर बोलेगा कौन? अच्छा, हाँ, जैसे कि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी ने जो सीज फायर का जो निर्णय लिया है ये बहुत गलत ले लिया है, तो इस पे क्या है? देखिए, हमेशा दो पक्ष में लोग होते हैं, एक पक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए, सामरिक शक्ति बनाए रखने के लिए आपस में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि किसी भी देश से किसी देश का युद्ध नहीं होना चाहिए। जब भी युद्ध होता है तो उसमें सुनिश्चित नहीं होता है कौन देश जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि आज लड़ाई जो है जमीन की नहीं रह गई है, आसमान की लड़ाई है। बिल्कुल, आसमान की लड़ाई है। एक सेकंड चूकते अगर देर हो गई तो मिनट में आप खाक हो जाएंगे। वो दौर अलग था कि जब संचार माध्यम नहीं था, जीपीएस के माध्यम नहीं थे। अब वो दौर होता था कि बादलों में राडार हवाई जहाज को नहीं पकड़ पाते थे। आज का दौर तो है जीपीएस का, कि अंधेरे में भी जो है आप वार करके वापस आ सकते हैं। सवाल ये है कि अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि सहमति के साथ सीज फायर का, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों देशों के हित की बात भी है, क्योंकि युद्ध होता है तो दोनों जो जिन देशों के बीच में तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। वहाँ की आम जनता जो है वो बेचारी वो मारी जाती है। और ये अत्यंत विचार करने योग्य है कि दोनों देश की आबादी जो है बड़े पैमाने पर है। इनकी आत्मनिर्भरता जो है, आर्थिक स्थिति जो है अगर कमजोर हो जाएगी किसी वजह से तो इनका जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी युद्ध होगा तो हमारे खाद्य पदार्थों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर हर चीज पर महंगाई आ जाएगी, हर आदमी संभल नहीं पाएगी। ये अच्छा हुआ कि युद्ध जो है टल गया, इससे दोनों देशों में शांति है। लेकिन पाकिस्तान को इतना भी सबक सिखाना था, इससे ज्यादा और सिखाना था, ताकि उसकी हिम्मत और गुर्बत ना होती कि दोबारा कभी कुछ कर सके। अच्छा, सीज फायर तो यहाँ किया गया है, पाकिस्तान में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वहाँ के जो न्यूज चैनल है, मीडिया है, वो तमाम दिखा रहे हैं कि हमने इंडिया के क्या कहते हैं इतने लोगों को मार गिराए और इतने क्या कहते हैं प्राइवेट जेट मार गिराया, और उसके बाद वहाँ पे तो एकदम सब खुशी की लहर दौड़ी हुई है। सब ऐसे मामले में हमेशा दोनों देश अपने नागरिकों का जो है मनोबल बनाए रखने के लिए ना अपने पक्ष की खबरें बनाते हैं। दो तरह खबरें बताई जाती है, एक सूत्रों से मिली खबर, एक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खबर बताई जाती है, एक खबर बताई जाती है सैन्य बल और पीएमओ कार्यालय से। इस तरह से हुआ, तो आप किस तरह की खबरों पर विश्वास करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपने देखा हुआ है कुछ मीडिया वाले पाकिस्तान कराची में झंडा गाड़ दिए, इतना नस्त नबूद कर दिए, ये कर दिए ना। अफवाहों के बाजार युद्ध के समय में हमेशा गर्म किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो कुछ लोग इस माहौल में भी राजनीति करते हैं और सरकार के विरोध में बातें करते हैं, तो ये उचित है या नहीं? ये विरोध में बात नहीं करना, यह वक्त होता है कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, युद्ध के समय में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब को अपने इस राष्ट्रीय झंडे से प्रेम है, देश से प्रेम है। सब जात धर्म संप्रदाय भूल करके एक हो जाते हैं। मैं उसको पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं, जो सांप्रदायिक भावनाओं को सोच करके अपनी बात को रखते हैं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां की रब नहीं होता, जो भगवान और ईश्वर, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। मैं कहूंगा
क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा, विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करना धूमिल, करो वीर शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। तो ये जो बीच में अमेरिका अपनी टांगे अड़ा देता है, इस पे आपका क्या कहना है? अमेरिका की आज की आदत नहीं है, ये सदियों से, चाहे रूस का मामला हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे यूक्रेन को, भारत को, या अदर मुस्लिम कंट्रियों का भी हो ना, उसमें अमेरिका हमेशा कूद पड़ता है मध्यस्थता के लिए, बिना बुलाए मेहमान होता है, अपनी बात कहीं कहीं मनवा भी लेता है, वह उसकी जो है सामरिक शक्ति का। तो भाई इसमें गवर्नमेंट को जरूरी, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप, कोई अगर देश दबाव बनाता है तो आप कैसे आ जाते हैं? कूद पड़ता है मध्यस्थता के लिए, बिना बुलाए मेहमान होता है, अपनी बात कहीं कहीं मनवा भी लेता है, वह उसकी जो है सामरिक शक्ति का। तो भाई इसमें गवर्नमेंट को जरूरी, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप, कोई अगर देश दबाव बनाता है तो आप कैसे आ जाते हैं दबाव में? तो देखिए, जब दबाव बनाया जाए, दो पक्ष में बनाया जाएगा, उसके पक्ष पर भी हमारे पक्ष पर भी, इसको मध्यस्थता कहा जाता है कि दोनों शांत हो जाए। गांव में पंचायत के माध्यम से आपने देखा होगा, अगर दोनों नहीं मानते तो एक अलग बात होती है, दोनों मान लेते तो वहीं सब विराम की स्थिति आ जाती है। पाकिस्तान ने, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ का मीडिया दिखा रहा है और लोग बातें करते हैं, ये हिंदुस्तान के सामने आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान उस लायक है कि सामना कर पाएगा कभी जीवन में? भारतीय सैनिकों के मामले में पाकिस्तान के सैनिक कतई कहीं नहीं टिक पाते हैं, खास करके मनोबल के मामले में। भारतीय आयुध, अस्त्र शस्त्र और सामरिक शक्तियों के मामले में पाकिस्तान कतई नहीं है। चाहे आप उसकी सामरिक शक्ति में जो है विमानों को आप देख लीजिए, युद्धक विमानों को, ठीक है, मिसाइल के मामले में डिफेंस, आप डिफेंस की ही बात अगर करेंगे, उसके अलावा भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है। तमाम देशों से उन्होंने कर्जा ले रखा है, तो इन सब, ये सारी भी चीजें हैं। वहाँ की महंगाई कितनी ज्यादा है। देखिए, जब आर्थिक रूप से आप कमजोर होंगे, कर्ज के दबाव से दबे होंगे, तो आप कभी कोई विकास और समृद्धि नहीं कर सकते। पाकिस्तान की स्थिति इतनी आर्थिक जर्जर है कि हर चीज वहाँ महंगा है, आबादी है, कल कारखाने हैं, लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, लेकिन उसके अपेक्षा तो भारत जो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी कई गुना मजबूत है। तभी फिर इसी वजह से पाकिस्तान जो है कई बार, चाहे 1948 को, 65 को, 72 को, जितने सारे युद्ध है उसको मुंह खानी पड़ी है। अच्छा, तब ये पाकिस्तान कैसी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है? स्थिति उसकी अगर ये है कि वो भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और उसके बाद भी इतना जज्बा कहाँ से पैदा कर लेता है कि बातें इतनी बड़ी बड़ी है हिंदुस्तान के खिलाफ? भाई कुछ लोग होते हैं, तंगी भी होता है, तेवर भी होता है। तंगी भी होती है और तेवर भी होता है। उनकी वो आदत पुरानी पड़ गई है, एक गाल पे चाटा गाएं, गाल पे चाटा खाएंगे और ऐसे ऐसे गाएंगे, तो अपने आप में भूखे रह करके ना, अपने देश का भी इतिहास है ना, घास की रोटियां खा करके हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जितना संघर्ष किया है ना, फिर भी मनोबल नहीं टूटा। संघर्ष और साहस जो है एक अलग चीज हो जाती है। अच्छा, तो जैसे पाकिस्तान को इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपकी तरफ से कुछ उनको चेतावनी हो? हाँ, मेरी चेतावनी है, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा अपने पापों को, एक सबक सिखला दी है मैंने उसके बाप और दादाओं को। सोचता है कि लड़ करके इंच इंच हम कश्मीर को ले लेंगे, कश्मीर के चक्कर में बेटा लाहौर कराची भी दे दोगे। बहुत बढ़िया है, मतलब कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची भी दे देंगे। अच्छा, एक चीज जैसे कि मैं अब वहाँ से थोड़ा हट करके सवाल पे आ रहा हूँ आपके, कि सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना का फैसला लिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना की मान्यता उस दौर में था जब हमारा विज्ञान, टेक्नोलॉजी जो है, संचार माध्यम बहुत सारी पीछे थी। आज के समय में अगर आपको गणना करना है कि हमारे देश में कितने लोग जो है गरीब हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, उसके आधार पर होना चाहिए। जातियों में बांट करके देश, धर्म को जो है, धर्म जात में बांट करके, धर्म बांट करके देश को कमजोर किया जाएगा। हम कहते हैं सभी के आगे जब बच्चों का एडमिशन हो तो उसी समय जो है विवेक कुमार आगे कोई जाति न लिखा जाए, तो सब एक भारतीय हो जाएगा। आज जात धर्म संप्रदाय में बांट करके ना देश को कमजोर किया जाए। जाति गणना की, जाति जनगणना के महत्व इस समय नहीं है। जिस समय का संविधान है उस समय जो है दूरदर्शिता कम रखी गई, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत इतना आगे निकल चुका होगा कि हर लोग घर बैठे मिनट के अपडेट लेते रहेंगे। ये बदलता हुआ भारत है, नए ढंग से सोच करना चाहिए। अब ये राजनेताओं का काम है कि किस आधार पर जाति जनगणना करेंगे, या जो है भारत की देश की मजबूरी, बेरोजगारी, कमजोरी, अन्य
अन्य तथ्यों पर भी काम करने पर उभारा जा सकता है। जाते क्या आप उभार पाएंगे देश को? आप जो है उनकी आर्थिक स्थिति संभाल करके विज्ञान टेक्नोलॉजी पे काम करके उद्यमी बनाए, कल कारखानों के लिए अच्छा बनाए, तब जाकर के कुछ अच्छा सा हो। क्या असर क्या पड़ेगा इसका, क्या लगता है? जिस तरीके से अचानक से ये फैसला, पहले जहां तक आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ में थी जब बिहार में बिहार सरकार ऐसा फैसला ले रही थी, तो अचानक से ये ऐसा फैसला सरकार को लेना क्यों पड़ा? हमारे भारतीय राजनेताओं में कभी राहुल जी, कभी नीतीश कुमार जी, कभी अखिलेश यादव, कभी कुछ ना, तो जाति जनगणना की मांग करते रहे, ये सब विदित है। लेकिन अब अगर हमारे जो है प्रधानमंत्री जी इस बात को घोषणा कर देते हैं जाति जनगणना होना चाहिए, तो ये विचार का विषय है, सोचने का विषय है, करना चाहिए न करना चाहिए, इसका परिणाम क्या निकलेगा। बात यह है कि जनगणना लेने के बाद कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हकदारी, लेकिन हकदारी तो आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, विज्ञान टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, अच्छे क्षेत्र में काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक भारत का स्वतः विकास हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मतभेद हो जाएगा समाज में। मतभेद भी होगा, मनभेद भी होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि जरूरतें समय पर जो है हमेशा बदल जाती हैं, जरूरतें समय पर हमेशा बदल जाती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो जाती है। किस प्रकार से मनभेद हो सकता है, मतभेद? देखिए, आज लोगों में जाति आधार पर हीनता की भावना आती है कि हम आर्थिक रूप से एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पढ़ लिखे हैं, लेकिन लोग जो है हमें मतलब एक छोटी दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से हीन भावना लोगों में ऐसे कुछ बना दिया जाए सबका मनोबल बढ़ा रहे। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से क्या है ये फैसला, मतलब सरकार ने जो ले लिया है? हाँ। तो इसमें अगर आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? तो हम तो राजनेताओं की ये राय देंगे कि इस चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आज के समय में आप अगर एक आकलन निकालो विश्लेषण करके कि हमारे देश में कितने पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों को रोजगार दिया जाए, खाली पद पड़े हैं उनको सृजित किया जाए। लोगों को बहुत सारे रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत खाली पड़े हैं, राजस्व विभाग में बहुत खाली पद पड़े हुए हैं, रेलवे में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो उनको ही सृजित किया जाए। कम से कम लोगों को स्वर्णिम भविष्य के लिए रोजगार के अवसर तो मिले। पढ़े लिखे लोग क्या हमेशा समोसा बेच के ही काम चलाएंगे? सरकार का ये फैसला यानी कि आपको गलत लग रहा है? गलत लगता है। और देखिए, ये सब अपने वोटों को ध्रुवीकरण के लिए इस तरह से फैसले कर रहे हैं कि फला जात के लोग हुए, फला जात को वोट देंगे, हमारी सरकार चलती रहेगी। लोग अपनी चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, केवल मकसद इसका इतना ही है। अच्छा, लेकिन जब आप एक धर्म, एक संप्रदाय की बात करते हैं और ये मतलब समाज में जितने भी लोग हैं बराबर के हकदार हैं, आपने कहा है, तो ये मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि तो ये आरक्षण को लेकर के आपका क्या कहना है? ये मतलब अभी ख़त्म होना चाहिए कि अभी ये जैसे कि गवर्नमेंट लगातार ये कब तक चलेगा? आज 70 साल 75 साल तो हो गए हैं। देखिए, आरक्षण में भी सुधार की जरूरत है कि अब आर्थिक रूप से आप आरक्षण देंगे कि जाति आधार पर आरक्षण देंगे, SC ST OBC कॉमन के आधार पर आप आरक्षण देंगे। अगर आप आरक्षण देंगे तो कैसे देंगे? आपके जो खाली पद पड़े उनको तो भी आपने भरा नहीं, तो आरक्षण दिया क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात, आरक्षण का लाभ अब कहाँ मिल पाएगी? जब किस आधार पर देना, किस आधार पर? सुनिए, जब सब चीजें निजीकरण होती जा रही है, अब मान लीजिए रेलवे में निजीकरण हो गया, तो आरक्षण कैसे लाभ दे पाएंगे? ठीक है, तो इस तरह से जिस क्षेत्र में निजीकरण हो गया तो आरक्षण का लाभ मिलेगा क्या? आरक्षण तो इसी में खत्म हो जाएगा। खत्म कहाँ से हो जाएगा? अभी तो आप रेलवे के अकेले की बात नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, आप जहाँ पे देखिए, आप राजनीति में देखिए, निजीकरण पे है तो वहाँ पर कार्य कुशलता देख करके लोगों को काम दिया जाएगा। निजीकरण में कार्य कुशलता देख के ही काम दिया जाता है। कार्य की क्षमता आपकी कैसे, एक्टिविटी आपके, उसके आधार पर दिया जाता है कि निजीकरण पे, आरक्षण के आधार पर नहीं दिया जाता। जब सब निजीकरण हो ही गया तो आरक्षण का काम व्यवस्था रहेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है, तो क्या बदलाव होना चाहिए? अगर देखिए, बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके विश्लेषण करके सोच समझ के कदम उठाया जाना चाहिए कि क्या क्या किया जाए कि जिससे आर्थिक संपन्नता भी लोगों को निखर के जाए। बदलाव की आवश्यकता निश्चित है। क्या मतलब किस तरीके से, मैं वही पूछ रहा हूँ कि बदलाव किस नजरिए से बदलाव होगा? दोनों तरफ से लेना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति मान लीजिए जिसकी गड़बड़ है, इस तरीके से बदलाव लाना चाह रहे हैं या फिर किस तरीके? यही बात को हम आर्थिक स्थिति को लेकर के चलना होगा, जातीय स्थिति को भी लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, दोनों को सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा। विषमता ये आ खड़ी हुई है, जातीय स्थिति अभी ज्यादा बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति की भी कमजोरी ज्यादा हो गई है।
हाँ, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि SC ST OBC जिनको आरक्षण मिलता है और एक तरफ आप जनरल से जो आते हैं सामान्य परिवार से, तो कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि जो सामान्य परिवार से हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और आज आप आकर कहिए कि SC ST में आप क्या कहते हैं, दलित में ले लीजिए, तो अब चिराग पासवान को क्या आरक्षण की जरूरत है, आपको दलितों या में फिर मायावती जी को आपको दलितों को मैं ऐसा उदाहरण बता सकता हूँ जो काफी आर्थिक रूप से संपन्न है, शिक्षित भी है, सारी चीजें हैं। तो आरक्षण का लाभ तो दलित और बड़े लोग उठा पाएंगे ना। दलित में बहुत छोटे हैं, वो पढ़े लिखे उतना नहीं, उसका लाभ कैसे मिलेगा? बिना शिक्षा का आरक्षण का लाभ कैसे उठा पाएंगे? तो इसमें आपको आरक्षण में संशोधन थोड़ा सा होना चाहिए और जाति के हिसाब से ना करके और फाइनेंशियल देख करके, स्थिति कंडीशन देख करके ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और अंकल जी ने कहा है कि जाति जनगणना जो है एक हद तक सही है और एक हद तक कहीं ना कहीं समाज में जो है ये भेदभाव, मनभेद, सारी चीज़ें पैदा करेगी। तो इसमें सरकार को जो है समझ के ये फैसला लेना चाहिए। और ऐसे ही और लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।